इस वीडियो में आप एग्जाम्पल देखेंगे और आगे वीडियो में आप प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे। ऊंचाई दूरी के सवाल को या इसके अनुप्रयोग को जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर लें, खूब अच्छे से समझ लें कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, तब हम समझ पाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कैसे बनता है कोण, उन्नयन कोण कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ध्यानपूर्वक आप 2 मिनट समय देंगे, उन्नयन कोण अवनमन कोण आप समझ जाएंगे। ये क्षैतिज है, इस तरह की अगर रेखा हम खींचेंगे तो क्षैतिज तल को प्रेजेंट करेंगे और ऊर्ध्वाधर इस तरह से कोई रेखा खींची जाए तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के बारे में बताएगी, पेड़ के बारे में बताएगी, चट्टान के बारे में बताएगी, मकान के बारे में बताएगी। यानी मकान बनाना हो, चट्टान बनाना हो, पहाड़ी बनाना हो, पेड़ बनाना हो, कोई व्यक्ति बनाना हो तो हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और यहाँ से लेकर ये क्षैतिज तल है। अब अगर हम उन्नयन कोण बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। यानी पहले हम इस क्षैतिज तल पर देखेंगे, क्षैतिज तल पर ही देखेंगे। अगर क्षैतिज तल पर देख रहे हैं तो एक रेखा बनती है। सपोज अगर हम यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा कर लेते हैं, यहाँ से देखें, ये हमने एक व्यक्ति खड़ा कर लिया और इसको कहा जाए कि इस पहाड़ी को देखें तो पहले ये सीधा देखेगा, आधार के समांतर एक रेखा जाएगी, क्षैतिज के समांतर एक रेखा जाएगी जिसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। यानी हमारी आँख से निकलने वाली एक दृष्टि रेखा जो दिखाई नहीं देती, हम मानते हैं कि व्यक्ति देख रहा है, तो एक रेखा बन रही है जिसको दृष्टि रेखा कहेंगे। फिर हमें इसके ऊपर अगर देखना हुआ, इसके शिखर को देखना है तो यहाँ से हम देखना आरंभ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो कोण बन जाएगा ये कोण, तो कहने का मतलब हमारे ये रहा कि उन्नयन कोण जब हम अपने से ऊंची वस्तु को देखेंगे, अपने से ऊंची वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। हमने एक चीज यहाँ पे देखा है, व्यक्ति की जो लंबाई इस पे ले रखा है। जब तक प्रश्न में हमें व्यक्ति की लंबाई न दी गई हो तब तक हम व्यक्ति को बिंदु आकार का मानेंगे। किस आकार का? बिंदु आकार का। फिर से एक बार देखते हैं, ये क्षैतिज तल हो गया, ये पहाड़ी हो गया। अब पहाड़ी का उन्नयन कोण बनाना है, पहाड़ी का उन्नयन कोण हमें प्रश्न में दे रखेगा कि कुछ है तो यहाँ से हमें बिंदु मानना है। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति की लंबाई ना होने की दशा में हमें बिंदु मानना। तो यहाँ से देखेंगे इसको, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे उन्नयन कोण क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण कब बनेगा? अब तक हम क्षैतिज तल पर थे, ऊंचाई वाले बिंदु को देख रहे थे तो उन्नयन कोण बना। जब हम ऊंचाई पर होंगे और नीचे रखी हुई वस्तु को, क्षैतिज पर रखी हुई वस्तु को देखेंगे तब वहां पर अवनमन कोण बनेगा। देख लेते हैं, ये क्षैतिज तल है, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर हम बैठे हैं। हमारी लंबाई अगर नहीं दी गई है तो ये बिंदु माना जाएगा, बिंदु के आकार का माना जाएगा। और फिर पहले हम यहाँ से सामने देखेंगे, सामने देखें ध्यान से, ये सामने जब देखेंगे तो एक दृष्टि रेखा बनेगी। कौन सी रेखा बनेगी? दृष्टि रेखा बनेगी। और फिर यहाँ से जब हम नीचे देखेंगे इस तरह से, मान लिया इस बिंदु को हमें देखना है तो हम जब इस बिंदु को देखेंगे, यहाँ थे, पहले सामने देखेंगे फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का नाम होगा अवनमन कोण। तो आपको ये ध्यान देना है कि उन्नयन कोण कब बनेगा, अवनमन कोण कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो उन्नयन कोण का मतलब हम अपने से बड़ी वस्तु को देख रहे हैं, ऊंची वस्तु को देख रहे हैं, और अवनमन कोण का मतलब हम ऊंचाई पर हैं और नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप समझ पाए होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसके बाद हम चलते हैं
बिना देर किए एग्जाम्पल की तरफ देख रहे होंगे। उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको मिल गया होगा, आपके पास किताब होगी तो किताब से आप मिलाते रहेंगे। बोर्ड पर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मित्रों, ऊंचाई दूरी के सवाल को हल करने में 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला कि हमें चित्र सही तरीके से बनाना। चित्र अगर आपका बन जाता है तो 50% सवाल आप हल कर ले जाते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। तो हम चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भूमि बनाएंगे, क्षैतिज तल बनाएंगे। कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत खड़ी। इस तरह से देखिए मीनार खड़ी है। ये क्षैतिज तल यानी धरती हो गया, ये मीनार हो गया। आगे कह रहे हैं धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से कहीं आप ले लें, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ध्यान से देखें, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु का मतलब पैर, पैर माने जड़, 15 मीटर दूर। 15 मीटर हम अंदाज कर ऐसे ही अनुमान लगाकर माप लेंगे कि 15 मीटर दूर है ये बिंदु। यहां से कह रहे हैं 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां से हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 60 अंश का, ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, मीनार की ऊंचाई मतलब ये मीनार थी, इसी की ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए लिखें, बी लिखें और यहाँ पे सी लिख दें तो ये मान लेते हैं हम मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है। त्रिभुज आपने कौन सा बनाया है, ABC। यहाँ पे देख रहे होंगे ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। आप ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें एक ज्ञात भुजा और एक अज्ञात भुजा इस 60 अंश के कोण के लिए आ जाए। तो मित्रों, इस 60 अंश के कोण के लिए यह लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमने क्या बताया आपको, इस कोण के लिए ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा आ जाए। तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने आ रहे होंगे, एक tan आ रहा होगा, एक काट आ रहा होगा। तो हम tan लगाते हैं, लगाएंगे tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। अब मान रख देते हैं, tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB का मान कितना है, h है, बटे BC का मान 15 है। √3 बटा 1 आप लिख सकते हैं। हम तिरिया गुणा कर लें तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 15 करड़ी में 3, ये आ जाएगा मीटर। ये आप जो h निकाले हैं, h क्या था, मीनार की ऊंचाई थी, मीनार की ऊंचाई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पहला एग्जाम्पल समझ पाए होंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरे की तरफ। नंबर दूसरा है, आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिख रहा है, लिखा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। आकृति देखिए, यानी आपको चित्र भी दिया गया है, लेकिन हम चित्र प्रश्न पढ़कर ही बनाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए
कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। इस तरह से प्रश्न लिखा गया है। तो एक बार अब देखिए, आपको बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा था, अब हम इसको हल करते हैं। लिखा है बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं, पहले हम भूमि होगा, 5 मीटर ऊंचा खंभा होगा, बिजली का खंभा। आप सड़क के किनारे खंभे जो देखते हैं, बिल्कुल वही खंभे की बात हो रही। 5 मीटर ऊंचा खंभा है, इस पे तार है, कहीं खराबी आ गई है। मरम्मत का कार्य करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, अब यहाँ खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.3 मीटर नीचे। अब देखें, 3 मीटर नीचे बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यानी मिस्त्री कहाँ पहुंचना चाहता है? यहाँ तक पहुंचना चाहता है। खराबी यहाँ तक आई है, जब यहाँ तक वो पहुंच जाएगा तो यहाँ पे खड़ा होने पर वह शिखर तक पहुंच जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक? यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण पर झुकाने पर यहाँ तक पहुंच पाए। यानी सीढ़ी हमें लगानी है यहाँ तक, इस तरह से सीढ़ी लगानी है। तो सीढ़ी लगा दिए हम, ये देखिए। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बनना चाहिए। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनना चाहिए? 60 अंश का कोण बनना चाहिए। सीढ़ी 36 से कितने अंश के कोण पर झुकानी है? 60 अंश के कोण पर झुकानी है। कहाँ तक पहुंचे? शिखर से 1.3 मीटर नीचे। आपको पता है कि टोटल जो खंभा है, खंभे की जो लंबाई है, खंभे की जो ऊंचाई है, ये कितनी है? 5 मीटर है। आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं सीढ़ी की लंबाई कितनी है? L है। और कह रहे हैं यह भी बताइए कि खंभे का पादबिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पादबिंदु से होना चाहिए। खंभे का पादबिंदु सीढ़ी के पादबिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये हम मान लेते हैं कितना? x मान लेते हैं। आप अगर मानना चाहें तो b मान सकते हैं, लेकिन x मान ले रहे हैं। इसको मान लेते हैं x मीटर, और ये वाला सीढ़ी की लंबाई L मीटर। आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? पूरा खंभा कितना था? 5 मीटर। एक कितना निकल जाता, ऊपर कितना छूट जाता? 1.3 मीटर। तो 5.0 मीटर, 5 को हम 5.0 मीटर लिख सकते हैं, और इसमें से 1.3 मीटर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3.7, ये कितना बचता है यहाँ पे नीचे? 3.7 मीटर बच जाता है। अब देखें, अब आपको ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है, इस 3.7 के साथ एक बार ये आ जाए और फिर 3.7 के साथ ये आ जाए। तो आप सोचें, आप पहले सीढ़ी की लंबाई अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो 60 अंश के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी, और यहाँ पे आप जानते हैं 90 अंश का कोण बन रहा है, ये कर्ण होगा। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण आते हैं? 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला है साइन, दूसरा है कोसेक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम साइन ले लेंगे। तो साइन 60 अंश बराबर हम लिख देंगे, लंब कितना है? 3.7 बटे 90 अंश के सामने कर्ण है, इसको हमने एल मान रखा है। साइन 60 अंश का मान आपको पता है √3/2 होता है। 3.7 बटे एल, तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3l = 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तियां 6, 1 7, 7.4 आ गया।
अब √3 यहाँ गुणे में है, जब उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो आ जाएगा भाग में, तो यल इज इक्वल टू आ जाएगा 7.4 बटे √3। एक काम करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, हर का परमेयीकरण कर लें तो आसानी हो जाती है। तो यल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7.4 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से हम करेंगे गुणा। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो 7.4 गुणे √3 नीचे हो जाएगा 3। यल इज इक्वल टू √3 का मान क्या रखा था कि 1.73 रखना है आपको, तो 7.4 गुणे √3 के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1.73 बटे 3। तो यल बराबर इनका और इनका गुणा करेंगे, तो गुणा जब करेंगे तो जाएगा 1.73 गुणे 7.4, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 सते 28 से 29, 4 1 के 4 2 6, 7 3 21, 7 सते 49, 2 51, 7 1 के 7 5 12, तो हो जाएगा 2 0 7 1 8 और यहाँ पे 2 1, 2 अंक नहीं 3 अंक पे दशमलव, तो 12.802 12.802 बटा 3 आ जाता है। अब इसी से भाग कर देंगे, तो यल इज इक्वल टू 3 चौका 12 दशमलव आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 3 छक 18, 2 बचेगा 22, 3 सते 21, तो लगभग इतना मीटर, मीटर लगभग आप लिखेंगे लगभग, क्योंकि पूरा पूरा कटा नहीं है। तो आपने सीढ़ी की लंबाई क्या रखी थी 4.267 मीटर, आपको सीढ़ी की लंबाई मिल गई, कितना मिल गई सीढ़ी की लंबाई क्या मिल गई 4.267 मीटर लगभग। अब क्या है, हमें यह भी बताना है कि सीढ़ी का पादबिंदु खंभे के पादबिंदु से कितनी दूरी पर है। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब देखिए यल का मान भी निकाल लिए हैं, अब इनको ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं, तो हम इसको और इसको ले रहे हैं। तो 60 अंश के लिए 3.7 लंब होगा और यक्ष आधार होगा, तो tan 60 अंश ले रहे हैं। tan 60 अंश जब लेंगे तो हो जाएगा 3.7 लंब बटे आधार यक्ष। tan 60 अंश का मान आपको पता है, tan 60 अंश का मान होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 बटा यक्ष, तेरिया गुणा कर लेंगे तो जाएगा √3 यक्ष इज इक्वल टू 3.7, यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 बटा √3, यक्ष इज इक्वल टू कहा जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने हर का परमेयीकरण किया था वैसे यहाँ भी हर का परमेयीकरण कर देंगे। देखिए यहीं पे कर दे रहे हैं √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा हमारा 3.7 गुणे √3 ऊपर मान रख दे रहे हैं 1.73 बटे में, यहाँ पे देखें 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 1.73 में 3.7 से तो हो जाएगा 7 3 21, 7 7 49 2 51 और 7 1 के 7 5 12, 3 3 का 9, 3 7 21 और 3 1 के 3 2 5, 1 0 4 6, 3 अंक पे दशमलव 6.401 आया। तो यक्ष का मान हमें क्या मिल गया, यहाँ देख लेते हैं 6.401 बटे 3। अब 3 से हम भाग कर देंगे, 3 दूना 6, 3 1 के 3, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 का 9, 1 बचेगा फिर आएगा 3 3 का 9, तो यक्ष का मान आपको इतना मिल गया। तो आपने क्या रखा, सीढ़ी की लंबाई कितनी लेनी थी आपको 4.267 मीटर लगभग, और सीढ़ी का पादबिंदु खंबे के पादबिंदु से 2.133 मीटर दूरी पर होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बोर्ड पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला है,
1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी व्यक्ति की लंबाई इसमें दे रखी है कि 1.5 मीटर लंबा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो बहुत आसान सवाल है, आप बोर्ड पर प्रश्न देख रहे हैं और आपके पास बुक भी है, बुक से आप मिला भी रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो हम आप देखते हैं, चित्र बनाएं। फिर पहले हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो पहले एक चिमनी बना लेते हैं। ये देखिए चिमनी है, ये क्या है, चिमनी है। चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी जहां भी पूरा हो जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे 28.5 मीटर पूरा हो जाता है, 28.5 मीटर पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब क्या है, कह रहे हैं 1 शुरुआत में देखें प्रश्न शुरू से, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक की लंबाई दे रखा है, इसलिए हमें व्यक्ति की लंबाई को दर्शाना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि 1.5 मीटर ये प्रेक्षक की लंबाई हो जाती है, इतना ये प्रेक्षक है। अब क्या है, कह रहा उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मित्रों ध्यान से देखें, इसकी आंखों से, पहले ही अपनी आंखों से क्षैतिज रेखा इसके समांतर देखेगा, जिसको हम दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे, क्षैतिज स्तर कहेंगे इसको। ये तब फिर उसके शिखर को देखेगा और यहाँ पे उसको 45 अंश का उन्नयन कोण प्राप्त होगा उसकी आंखों में। यहाँ 45 अंश का कोण बन रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, चिमनी की ऊंचाई बताइए। चिमनी की ऊंचाई बतानी है कि ये चिमनी है पूरा, तो इसकी हम ऊंचाई मान लेते हैं कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, h। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना चिमनी की ऊंचाई, माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीटर में ही मानना है आपको। मित्रों ध्यान से देखें, अगर आपने चित्र सही बनाया तो आपका उत्तर अवश्य आएगा। आप देख रहे हैं कितना 1.5 है, तो इसके समांतर ये भी है, तो इतना भी 1.5 मीटर हो जाएगा, इतना भी 1.5 मीटर हो जाएगा। पूरा ऊंचाई कितनी है, h है, इतना 1.5 मीटर जब इतना निकल जाएगा तो आपका इतना बच जाएगा h माइनस 1.5 मीटर। ये देखिए इतना, आप जानते हैं कि ये 28.5 मीटर, इतना 28.5 है क्षैतिज, तो यहाँ पे भी 28.5 ही होगा। आप अगर नामांकन करना चाहें तो यहाँ A B C D E इस तरह से लिख लें। आपको त्रिभुज लेना है ADE, कौन सा त्रिभुज लेना है, ADE। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE में 45 अंश के लिए आप कुछ ऐसा करें कि DE और AD आ जाए। किस त्रिकोणमिति में इतना बटे इतना आएगा या इतना बटे इतना आएगा। तो आप जनरली tan लगाएंगे या काट लगाएंगे, दोनों दशा में आपको उत्तर मिलेगा। तो हम tan लगा रहे हैं, तो लगाएंगे यहाँ पे tan 45 अंश, चूंकि कोण क्या है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब क्या है DE बटे आधार क्या है AD। मान रख देते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है, DE का मान इसमें h ऋण 1.5 बटे AD का मान 28.5 है। 1/1 लिख सकते हैं आप, तेरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा h ऋण 1.5 बराबर 28.5। यहाँ ऋण में उस तरफ जाएगा, धन में हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 28.5 धन 1.5। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों जब जुड़ेंगे हो जाएगा 30 मीटर। मित्रों आपने मान रखा था, कितनी ऊंचाई मान रखा था, चिमनी की ऊंचाई कितना माना था, h मान रखा था। इस प्रकार हमने चिमनी की ऊंचाई निकाला।
उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बोर्ड पर आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 4। भूमि के एक बिंदु P से, ध्यान से प्रश्न को देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि पर कोई बिंदु स्थित एक बिंदु P है, वहां से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो अगर प्रश्न में आपको √3 का मान, √2 इस तरह का मान दिया गया तो आपको मान रखना होगा। तो आप प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे, आपके पास बुक होगी, बुक से मिलान भी कर लिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। आइए हम चित्र बनाना आरंभ करते हैं। तो ये देखिए क्षैतिज तल हो गया, कह रहे हैं 10 मीटर ऊंचा भवन है। 10 मीटर ऊंचा भवन हम बना लेते हैं। भवन, पेड़, मीनार, चट्टान, पहाड़, इस तरह की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, इसको ऊर्ध्वाधर ही रखा जाएगा। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, भवन की ऊंचाई। अब कोई बिंदु P है, कोई बिंदु यहीं पे P होगा क्षैतिज पे। इसके शिखर का, यानी भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश बता रहा है। आगे कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा है। ध्वज दंड का मतलब झंडा लगा है। इस तरह से हम मान लेते हैं झंडा लगा है। इसके शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु P से उन्नयन कोण इसका 45 अंश है। ये देखिए इतना 30 अंश है, अब पूरा पूरा कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। हमसे कह रहे हैं ध्वज दंड की लंबाई, क्या पूछ रहे हैं हमसे, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर और ध्वज दंड की लंबाई को हम मान लेते हैं h मीटर। मित्रों आप ध्यान से देखेंगे, इतना तो h है, इतना 10 है। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा कितना टोटल, आप कहेंगे 10 धन h या h प्लस 10 मीटर। अब क्या है, बहुत इजी है। तो हमसे पहले क्या पूछ रखा है इन्होंने, हमसे इन्होंने पूछ रखा है दोनों, इतना बताना है और ध्वज दंड की लंबाई दोनों बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 30 अंश को लगाएंगे और एक बार 45 अंश को। नामांकन कर लें, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे R, यहाँ पे S लिख देते हैं। तो एक बार हम त्रिभुज PQR लेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, माना बिंदु P से भवन की दूरी बराबर x मीटर और ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई हम मान लेते हैं h मीटर। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लेते हैं त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में PQR में 30 अंश का कोण बना है, ध्यान से देखेंगे। तो इस कुछ ऐसा करें कि एक अज्ञात भुजा और एक ज्ञात भुजा आ जाए। तो आप जान ही रहे हैं, tan लगाएंगे 30 अंश के लिए, ये लंब है, ये आधार है, तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब है हमारा QR। लंब क्या है, QR, आधार क्या है, PQ। tan 30 अंश का मान आप रख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू QR का मान कितना है, 10 है, और PQ का मान कितना है, x है। तिर्यक गुणा करेंगे जब, हो जाएगा x इज इक्वल टू 10√3। मित्रों आप ध्यान देंगे, आपसे कहा है कि √3 का मान 1.732 ले सकते हैं, तो मान रख देंगे 10 गुणे 1.732।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 17.32 मीटर। आपने किसका मान निकाल दिया? बिंदु P से भवन के पाद बिंदु की दूरी यानी भवन की दूरी को निकाल लिया। हमें अब ध्वज दंड की लंबाई बतानी है। अब की बार हम 45 अंश का कोण लेंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि 45 अंश के लिए लंब पूरा हो जाएगा। 30 अंश के लिए लंब क्या था? QR था। 45 अंश के लिए लंब QS हो जाएगा। तो आप पुनः लगाएंगे, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, लंब क्या होगा 45 अंश के लिए? पूरा। पूरा का मतलब h प्लस 10 बटे आधार क्या है? x है। आप सबका मान जानते हैं, x का मान निकाल ही चुके हैं। h का मान निकालना है, tan 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 होता है। h का मान निकालना है, x का मान आप रख देंगे 17.32, 1/1 लिख लेंगे, तिर्यक करेंगे गुणा, तो h प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32। यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 17.32 माइनस 10, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.32 मीटर। तो h क्या रहा? ध्वज दंड की ऊंचाई। x क्या है? बिंदु P से भवन की दूरी। इस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब कि सूर्य का उन्तांश कोण का मतलब उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मित्रों, आपको इसमें चित्र भी दे रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, पहले समतल होगा, एक मीनार खड़ी होगी, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, जब भी सूर्य के उन्नयन कोण की चर्चा की जाए तो इसके शिखर की बात करेंगे आप। इसके शिखर, सूर्य की अगर बात करेगा तो आप इसके शिखर पर मान लेंगे कि सूर्य है। अब आप देखेंगे एक बार, उन्नयन कोण इसका कितना है? 60 अंश है। फिर कह रहे हैं घटकर 30 अंश हो जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, जब इससे आधार से दूर जाएंगे तो कोण का मान घटेगा, ये 30 अंश हो जाता है। तो उन्नयन कोण 60 से कितना हो गया? 30 हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, उन्तांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी जब सूर्य यहाँ था, मतलब कहने का मतलब ये है, उन्नयन कोण जब 60 अंश था तो उसकी छाया की लंबाई इतनी थी, इतनी छाया परछाई बन रही थी। लेकिन कह रहे हैं पहले जितनी थी उससे 40 मीटर अधिक हो जाती है, उससे 40 मीटर अधिक हो जाती है। अधिक का मतलब पहले जितना था उतना तो रहेगा ही, लेकिन 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर बन जाता है। पहले जितना था उतना तो रहेगा, लेकिन 40 मीटर और अधिक होगा जब उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश होगा। तो कह रहे हैं हमसे मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम ऊंचाई मान लेते हैं, कितना है? h मीटर। मित्रों ध्यान से देखते रहेंगे आप। चित्र आपको दे रखा है DCB, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है। कुछ करना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। आपको इतनी दूरी मालूम नहीं है, हमें ज्ञात नहीं करना है, फिर भी इसको हम x मान लेते हैं। अगर हमें ये निकालना होता तो हम x का मान भी निकालते, लेकिन ऐसी दशा में आप x का मान जब नहीं निकालना हो, आपको इस चित्र में दो अज्ञात मान दिखाई दे रहे हैं, x का मान हमें नहीं बताना है, h का मान बताना है, तो आपको इसमें दो समीकरण प्राप्त होंगे और दोनों समीकरणों को आप x के बराबर बनाएंगे जिसका मान नहीं निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, जब हम 60 अंश लेंगे तो उसके लिए लंब AB आधार BC होगा, लेकिन जब हम 30 अंश लेंगे तो लंब
AB होगा, आधार DB हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मीटर है। अब क्या है, अगर हमें पूरे आधार की बात करनी होगी 30 अंश के लिए, तो आप बताएंगे यहाँ तक 40 प्लस x, पूरी कितना हो जाएगा, इतना 40 प्लस x हो जाएगा, इतना आप ध्यान देंगे। तो एक बार हम tan 60 लगा रहे हैं, tan 60 अंश जब लगाएंगे तो लंब होगा हमारा AB, लंब क्या होगा, AB, आधार क्या होगा इसके लिए, BC होगा। tan 60 अंश का मान आपको पता है कि √3 होता है, AB h है, BC x है। फिर ये गुणा करेंगे या डायरेक्ट देख लें, x √3 के स्थान पर और √3 x के स्थान पर चला जाएगा, इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे। बढ़िया सवाल है। एक बार हम 30 अंश के लिए, tan 30 अंश के लिए जब लगाएंगे तो लंब हमारा AB ही रहेगा, लेकिन आधार हमारा BD हो जाएगा, या DB कहिए, आधार हमारा इतना हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान कितना है, h, AB का मान h है, और BD का मान हमारा 40 प्लस x। ध्यान से देखें, इतना 40 इतना x, टोटल कितना हो जाएगा, 40 प्लस x। तो ये गुणा कर लेते हैं, तो 40 धन x बराबर √3 से जब गुणा होगा h में तो √3h हो जाएगा। यहाँ धन 40 उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h माइनस 40। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे, चूंकि x बराबर इतना मिला है, x बराबर इतना मिला है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से तुलना कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा h अपान √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 40 बटे 1 लिख सकते हैं। तिरिया गुणा करें, √3 में गुणा होगा 3h हो जाएगा, ऋण √3 से 40 में गुणा होगा तो 40√3 हो जाएगा, बराबर 1 से h में गुणा होगा h हो जाएगा। यहाँ ऋण 40√3 है, पक्षांतर करके इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, और h यहाँ पे प्लस में है, इसको पक्षांतर करके बाईं तरफ, यानी 3h प्लस में है आया माइनस में हो गया, माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू 40√3। मित्रों ध्यान से देखें, यहाँ 2 गुणे में उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 40√3 बटे 2। अब 2 से जब कटेगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। अब आप √3 का मान रख सकते हैं, और चूंकि इस प्रश्न में √3 का मान नहीं दिया गया है तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। हमारी जो मीनार की ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर आई। तो अभी तक आप देख रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मित्रों ध्यान से देखें, बड़ा बढ़िया सवाल है। हम मान लेते हैं कि ये आपका भवन है, ध्यान से देखते रहेंगे, आपको प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा है। अब हटा लेते हैं, ये क्या है, भवन है। भवन कहाँ बनेगा, भूमि पर ही बनेगा, हवा में तो रहेगा नहीं। ये आपका भवन है। आपका भवन बहुमंजिला है, बहुमंजिला का मतलब 2, 3, 4, 5 तल वाला है। और हमारा एक भवन है आपके घर के ठीक सामने, एक छोटा भवन हमारा छोटा। आप अपने भवन के ऊपर बैठे हैं, तो आप प्रश्न पर एक बार फिर से देखें, बुक आपके पास है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, क्योंकि आप बहुमंजिल भवन के शिखर पर हैं, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
ये हमारा जो भवन है, ये हमारा भवन छोटा वाला, ये 8 मीटर ऊंचा है। हमारे भवन की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। आठ मीटर ऊंचा है। फिर क्या कह रहे हैं? ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो जब इसके यहां से जब देखेंगे, पहले डायरेक्ट नहीं देखेंगे, पहले सामने देखेंगे, ये क्षैतिज अस्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षैतिज अस्तर बनेगा। फिर आप जब इसके शिखर को देखेंगे, शिखर को जब इसके देखेंगे तो 30 अंश का अनुमान कोण बनेगा। फिर यही से आप नीचे देखेंगे तो अनुमान कोण हो जाएगा पूरा 45 अंश। अगर हम बात करें, यहां से एक लाइन खींच दें, रचना कर दें, तो देखें ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन समांतर है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये 30 अंश का कोण बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी ये पूरा कितना बना था? 45 अंश बना था, पूरा 45 अंश बना था। यहाँ कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। चित्र आपका बनकर तैयार है। अब आगे क्या कह रहे हैं? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है कितनी है? h मीटर मान लेते हैं, और दोनों भवनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं d मीटर। कितनी मान लेते हैं? d मीटर। आप कुछ मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम नामांकन कर दे रहे हैं A B C D इस तरह। अब आपको यहाँ पे एक बार 45 लेना है, एक बार 30 लेना है। तो जब 45 अंश आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा BCD, त्रिभुज कौन मिलेगा? BCD, और यहाँ पे एक बिंदु लिख देते हैं E। और जब आप 30 अंश का कोण लेंगे, इसके लिए त्रिभुज AED मिलेगा आपको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर है, दोनों भवनों के बीच की दूरी d मीटर। अगर आप इतना कर लिए हैं तो फिर देखें, त्रिभुज एक बार हम 30 अंश के लिए जब लेंगे, AED, त्रिभुज AED में यहाँ 90 अंश का कोण बना है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बना है। 30 अंश के लिए क्या करें? जैसा यहाँ d मीटर, ये वाला देखिए BC d मीटर है, तो ये भी आपका d मीटर हो जाएगा। ये भी d मीटर होगा। और देखें थोड़ी सी, इतना 8 है, जिसके सामने इतना भी 8 होगा। देखिए इतना भी 8 होगा, और इतना h है, पूरा h है। इतना 8 जब निकलेगा तो इतनी जो दूरी बचेगी h - 8 हो जाएगी। तो देखें, जब हम त्रिभुज AED लेंगे तो लंब इसमें DE और आधार AE होगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब क्या है? DE, आधार क्या है? AE। tan 30 अंश का मान आप रखेंगे 1/√3। DE का मान कितना है? h ऋण 8। AE का मान कितना है? D। मित्रों यहाँ पे देखें, हमें दोनों का मान निकालना है, h का मान भी निकालना है, d का मान भी निकालना है। तो आप पहले किसको निकालना चाहते हैं? किताब में किसको, प्रश्न में किसको दिया है? पहले लिखा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो समीकरण को हम d के बराबर बनाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे। तो d से 1 में गुणा होगा, d हो जाएगा, और √3h - 8√3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर हम 45 अंश के लिए त्रिभुज लेंगे BCD। पुनः त्रिभुज BCD में tan 45 अंश हमें लेना है,
लंब हमारा पूरा कितना हो जाएगा, CD, आधार क्या होगा, BC। देखें 45 अंश के लिए लंब पूरा DC, CD कहिए BC। tan 45 अंश का मान 1 होता है, CD का मान H है, BC का मान D है। फिर ये गुणा करेंगे तो H D के बराबर हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, समीकरण 1 2 को ध्यान से देखना है। D के बराबर इतना है, D के बराबर इतना है, बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 की। समीकरण 1 व 2 से तो जाएगा √3h माइनस 8√3 इज इक्वल टू H। H यहाँ पे प्लस में इस तरफ ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में है 8√3 उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो √3h माइनस H इज इक्वल टू 8√3। इसमें से H कॉमन ले लेंगे तो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। यहाँ देखें गुणे में उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो जाएगा 8√3 अपान √3 माइनस 1। हर का परमेयीकरण कर देते हैं। यहाँ हर का परमेयीकरण करेंगे। हर का परमेयीकरण कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 नीचे है, ऊपर नीचे प्लस गुणा करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर तो हो जाएगा H इज इक्वल टू 8√3 अपान √3 माइनस 1। ऐसे लिख देंगे पूरा, फिर √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे देखें इसका 8√3 से √3 में जब गुणा होगा तो हो जाएगा 24, √3 3 हो जाएगा, और 8 में गुणा होगा 8 3 24, 8√3 से 1 में गुणा होगा तो 8√3। नीचे देखा a माइनस बी a प्लस बी वाली सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे देख लें ध्यान से, a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या है, अब देखें 3 में से 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ऊपर H इज इक्वल टू आ जाएगा 24 ऋण 8√3 बटा 2। तो यह चीज अलग अलग लिख देंगे तो जाएगा 24 बटा 2 12 बन जाएगा, 8√3 बटे 2 करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। H इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे √3 का मान हम रख दें, लेकिन किताब में आपके √3 का मान रखा नहीं है, यहाँ से 4 कॉमन केवल ले रखा है, तो 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 4 तिहाई 12 और √3 इतना मीटर, इतने रखा। H का मान कितना मिल गया आपको, इतना। फिर आप देखें अगर हम H का मान समीकरण 1 में रखेंगे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 2 में रखेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे H का मान समीकरण, H का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, तो हो जाएगा D इज इक्वल टू H का मान कितना, 4 ब्रैकेट 3 माइनस √3 मीटर। तो आप देख रहे हैं हम H का मान आया 4 इन ब्रैकेट 3 माइनस √3 और D का मान भी उतना आया है। समीकरण 2 में देख रहे होंगे आप D और H दोनों आपस में बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में अच्छे से आया। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7वां। देख रहे हैं बोर्ड पर, आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 7। इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहे नदी के पुल के एक बिंदु से, सपोज हम मान लेते हैं कि ये पुल है, ये मान लेते हैं नदी है और ये पुल है ऊपर, पुल पर एक बिंदु ये ले लेते हैं, पुल पर एक बिंदु ले लेते हैं। ये डाट डाट करके आपको दिखा रहे हैं कि ये पुल है, पुल पर एक बिंदु है।
अब क्या है, इसी बिंदु से प्रश्न में रखा है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 अंश। सम्मुख किनारों यानी किनारे आमने सामने होते हैं, तो यहाँ से जब इस किनारे को देखेंगे तो अनुमान कोण एक बनेगा और इस किनारे को देखेंगे तो एक अनुमान कोण बनेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश, एक तरफ 30 अंश का अनुमान कोण बन रहा है और एक तरफ 45 अंश का अनुमान कोण बन रहा है। अब क्या है, इसकी ऊंचाई देखें, ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब इसकी ऊंचाई का हमें पता नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं इसमें, यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी पुल की जो ऊंचाई है ये 3 मीटर दे रखा है। पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। कह रहे हैं नदी की चौड़ाई आती है, नदी की चौड़ाई इस किनारे से इस किनारे तक ही मापी जाएगी। नदी की चौड़ाई हम मान लेते हैं d मीटर। कितना मान लेते हैं, d मीटर। मित्रों ध्यान से देखेंगे, लेकिन हमें इतना नहीं पता है, यानी एक किनारे से अगर हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है x मीटर है, तो ये पूरा d है, इतना x है, तो इतना क्या हो जाएगा, d माइनस x मीटर। देखें ये 30 अंश है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नामांकन कर लेते हैं, a b और यहाँ पे बिंदु C लेते हैं और इसको मान लेते हैं D। तो 30 अंश के लिए हम क्या करेंगे, लंब इतना होगा, आधार इतना होगा। लेकिन जब 45 अंश वाले कोण को लेंगे तो लंब हमारा ये रहेगा और आधार इतना रहेगा। तो मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई बराबर d मीटर। त्रिभुज ADC में tan 30 ले लेते हैं, क्योंकि 30 अंश के लिए लंब होगा, ये आधार होगा। यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, लंब होगा DC। आधार क्या है, AD। tan 30 अंश का मान आपको पता है कि 1/√3 मान रख देंगे। DC का मान है 3, AD का मान x है, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो x आ जाएगा 3√3 मीटर। x का मान है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें d का मान निकालना है। अब हम 45 अंश लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे tan 45 अंश, इसके लिए लंब होगा हमारा DC और आधार हो जाएगा BD। tan 45 अंश का मान रखेंगे 1, DC का मान आपने 3 रखा और BD का मान यहाँ पे d माइनस x है। मित्रों ध्यान देंगे, d माइनस x, तो 1 और त्रिज्या गुणा कर लेंगे, 1/1 हो जाएगा यहाँ पे। तो d माइनस x इक्वल टू 3, d यहाँ माइनस x उस तरफ जाएगा, प्लस x हो जाएगा 3 प्लस x, d इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 3√3, यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 3√3, तो d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1+√3 मीटर। प्रश्न में आपको √3 का मान नहीं दिया गया, इसलिए हम √3 का मान नहीं रख रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली के सवालों को।